नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 हेतु सामान्य अध्ययन के 20वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है राजस्थान और लास्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो भारत की पहली भूतापी बिजली परियोजना की ड्रिलिंग भूतापी समृद्ध पूगा घाटी लद्दाख में किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। पूगा घाटी लेह से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर बात की जाए इस परियोजना की तो यह एक संयुक्त परियोजना है जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ONGC, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद तथा हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन फर्म शामिल हैं। इस शून्य कार्बन नवीकरणीय परियोजना का क्रियान्वयन 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया जा रहा है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य सर्दियों के दौरान निवासियों के लिए स्थान को गर्म रखने और जल कृषि एवं लैगून स्पा जैसी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार पूगा घाटी के इस क्षेत्र में 200 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 8 जून, दूसरा है 10 जून, तीसरा है 11 जून और लास्ट ऑप्शन है 15 अप्रैल। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वे सही हो जाएगा। 11 जून 2024 को मनाए गए पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की जो थीम है वो है खेल एक बेहतर दुनिया को बनाता है। ग्यारह जून 2024 को मनाया जाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खेल को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ताकि सभी लोग, विशेष रूप से बच्चे, इसके लाभों का लाभ उठा सकें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। महज मनोरंजन से परे यह सभी उम्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक सार्वभौमिक भाषा है जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है? पहला ऑप्शन है मेलबर्न दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है फिलाडेल्फिया अमेरिका, तीसरा है स्ट्रासबर्ग फ्रांस और लास्ट ऑप्शन है नई दिल्ली भारत। तो 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है स्ट्रासबर्ग फ्रांस को, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, इसे कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है निर्माणात्मक परीक्षण, दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तीसरा है मानक संदर्भित परीक्षण और लास्ट है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण।
तो जब संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है तो उसे निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण कहेंगे। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं? पहला ऑप्शन है मताग्रहण, एकटक और कड़ी दृष्टि से देखना और व्यवधान। दूसरा है आक्रामक प्रश्न करना, लगातार संकेत करना और बार बार संचलन करना। तीसरा ऑप्शन है मेटुइज्म, इधर उधर झांकना और सलाह देना। और लास्ट ऑप्शन है विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न। तो प्रभावी श्रवण के मूल कारकों में विचारों को ग्रहण करना, स्वीकार करना, विमर्श करना तथा मुक्त रूप से प्रश्न पूछना आदि शामिल किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चोटी की पहचान कीजिए जो पश्चिमी घाट की नहीं है। पहला ऑप्शन है अनामुड़ी, दूसरा है डोडा बेट्टा, तीसरा है मीसा पुलिमाला, लास्ट ऑप्शन है महेंद्रगिरी। तो अनामुड़ी, डोडा बेट्टा और मीसा पुलिमासा ये तीनों जो है पश्चिमी घाट की चोटी हैं, जबकि महेंद्रगिरी जो है ये पश्चिमी घाट की चोटी नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अनामुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी है डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। मीसा पुलिमाला पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल में स्थित है। दूसरी ओर महेंद्रगिरी भारत में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित एक शिखर है। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किसको ऋण देने के लिए बैंक दरों का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, दूसरा है वाणिज्यिक बैंक, तीसरा है कॉर्पोरेट क्षेत्र की कंपनियां और लास्ट ऑप्शन है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एनबीएफसी। तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने के लिए बैंक दरों का उपयोग करता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। इसका उपयोग मुद्रा आपूर्ति के प्रबंधन के लिए किया जाता है। आरबीआई द्वारा बैंक दर में कोई भी संशोधन बैंकों को जमा दरों के साथ साथ प्रमुख उधार दर को संशोधित करने का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शास्त्रीय नृत्य जो भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुनर्जीवित हुआ। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है कुचिपुड़ी और लास्ट ऑप्शन है ओडिसी। तो कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। विशेष रूप से 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राटों के दरबार में हुई थी। तो कथक इकलौता ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुनर्जीवित हुआ। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यह नृत्य हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के तत्वों को जोड़ती है और अपने जटिल फुटवर्क, सुंदर हाथ के इशारों और चेहरे के भावों के लिए जानी जाती है। अब कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्यों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे राजस्थान नृत्य की अपनी विशिष्ट शैलियों के लिए जाना जाता है, जिसमें से अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय है घूमर। दूसरा है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा अपने शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के लिए जाना जाता है।
जो भारत में सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक है। तीसरा है असम। असम अपने पारंपरिक बिहू नृत्य के लिए जाना जाता है, जो बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है और इसकी विशेषता ऊर्जावान गतिविधियां और जीवन संगीत प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन है एजी टांसले, दूसरा है टाइलर मिलर, तीसरा है कोस्टांजा और लास्ट ऑप्शन है जैकब वान वर्लूक। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टांसले ने, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक समुदाय है जिसमें जीवित और गैर जीवित दोनों घटक शामिल होते हैं और एक दूसरे और पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में वन, घास के मैदान, टुंड्रा, समुद्री और मीठे पानी और रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। अगर बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के प्रकार की, तो इसके कई प्रकार हैं, जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र या वन इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें जानवर, पौधे, सूक्ष्मजीव शामिल हैं और पर्यावरण के अजैव घटकों के साथ उनकी परस्पर क्रिया है। इन्हें आगे समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र या ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम को स्टेप्स, सवाना और प्रेरी में पाया जा सकता है। तीसरा है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़े जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं। उनके पास उच्च नमक तत्व है। चौथा है टुंड्रा। टुंड्रा इकोसिस्टम कम पेड़ वाले क्षेत्र हैं जो हवा और ठंडे जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पांचवा है मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र जल स्रोत, झीलों, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाते हैं। छठा है रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र। रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र वहां मौजूद होते हैं जहां कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तीसरा है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा और लास्ट ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर क्योटो प्रोटोकॉल के उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की एक अन्य प्रमुख विशेषता है इसका बाध्यकारी लक्ष्य। यह प्रोटोकॉल 37 औद्योगिक देशों और यूरोपीय समुदाय के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। तो ये एक इकलौता अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। अब अगर अनुसमर्थन की बात की जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। 1997 में हस्ताक्षरित हुआ था, साइन किया गया था और 2005 में लागू हुआ। इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि थी 2008 से 2012। 2008 से 12। दूसरी प्रतिबद्धता अवधि थी 2012 से 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के प्रत्येक पृष्ठ में एक यूआरएल है। यूआरएल शब्द का अर्थ है, पहला ऑप्शन है एकीकृत संसाधन लोकलाइजर, दूसरा है असमान संसाधन लोकेटर, तीसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर।
तो यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक यूआरएल वेब पर किसी दिए गए अद्वितीय संसाधन का एड्रेस है। यूआरएल 1994 में टिम बर्नर्स-ली के साथ साथ इंटरनेट इंजीनियरिंग पर कार्य समूह द्वारा पेश किया गया था। यूआरएल किसी वर्ण का पता या स्ट्रिंग है जिसका उपयोग इंटरनेट डेटा को ब्राउजिंग करने के लिए किया जाता है। यूआरएल एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी यूआरआई का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है। पहला ऑप्शन है आयु, दूसरा है लिंग, तीसरा है व्यावसायिक दक्षता और चौथा है शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग। तो शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है व्यावसायिक दक्षता, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। व्यावसायिक दक्षता जिसमें शिक्षक की विषय वस्तु का ज्ञान, शैक्षणिक कौशल और कक्षा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और संलग्न करने की क्षमता शामिल है। शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है क्योंकि यह सीधे निर्देश की गुणवत्ता और इसके बाद छात्र के अधिगम के परिणामों को प्रभावित करता है। आयु, लिंग और शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में भूमिका निभा सकते हैं, हालांकि इसकी प्रभावशीलता बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि के रूप में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया है जिसमें 20 से अधिक वर्षों में कोई स्थानीय मामला दर्ज नहीं किया गया है। आपको उस देश का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है जॉर्डन और लास्ट ऑप्शन है थाईलैंड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि के रूप में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया है जॉर्डन को। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनाम ने कुष्ठ रोग के संचरण को रोकथाम के लिए जॉर्डन देश के प्रयासों की प्रशंसा की। इस बीमारी और उससे जुड़े कलंक को खत्म करने वाला जॉर्डन इकलौता देश है जहां 20 वर्षों से अधिक समय से कुष्ठ रोग के किसी भी स्थानीय मामले की सूचना नहीं दी है, जो इसकी प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों और राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला ऑप्शन है 127वां, दूसरा है 128वां, तीसरा है 129वां और लास्ट है 130वां। तो विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 146 देशों में 129वां है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। भारत की इस गिरावट का कारण भारत में महिलाओं की शैक्षणिक उपलब्धि और राजनीतिक सशक्तिकरण में कमी है। भारत ने 64% जेंडर गैप को पाट दिया है। आर्थिक भागीदारी में सुधार हुआ है, लेकिन विधायी भूमिकाओं और व्यावसायिक अवसरों जैसे क्षेत्रों में अभी भी प्रगति आवश्यक है। रिपोर्ट में लगातार चुनौती पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि वर्तमान गति से वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 134 वर्ष लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश और लास्ट ऑप्शन है कानून मंत्री। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ही सभी शक्तियों और विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें न्यायाधीश नहीं माना जाता है। नियुक्त न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हेतु योग्य होना चाहिए। योग्यता वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के नियुक्त होने की योग्यता मानी जाती है।